प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान के भाग 18 जिसका शीर्षक है आपात उपबंध, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आते हैं। और यहाँ से जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो इस भाग को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए और अधिकतर पूछे जाने की संभावना रहती है वनडे एग्जाम में, तो आइए इनको अच्छी तरीके से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रमुख आपात उपबंध। जो इमरजेंसी प्रोविजन मेन प्रोविजन हैं उनको जानते हैं। आइए इस चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद शुरुआत होता है अनुच्छेद 352 से, और उसके बाद अनुच्छेद 356, उसके बाद अनुच्छेद 360। ये प्रमुख अनुच्छेदों के अंतर्गत अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न जो बनते हैं आइए बनाते हैं उनको। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये पूछ देता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है वो राष्ट्रीय आपात। तो इमरजेंसी प्रोविजन क्या है इसको जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न तो अपना यही निकल आया कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आपात है किस आधार पर लागू होता है। तो राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लागू होता है, तो यह युद्ध, नंबर 2 वाह्य आक्रमण, और नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। तो इन आधारों पर जो है राष्ट्रीय आपात लागू होता है। तो अब यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह के संबंध में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए कि सशस्त्र विद्रोह ये है किसके स्थान पर इसको प्रस्तावित किया गया, सब्स्टिट्यूट इस स्थान पर क्या किया गया। तो यहाँ पर जो पहले आंतरिक अशांति थी, आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द स्थापित किया गया। तो यहाँ पर हमने इस महत्वपूर्ण बात को जाना। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्या राष्ट्रपति महोदय अपने मन से ही मतलब राष्ट्रपति की वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देते हैं? नहीं, राष्ट्रपति महोदय जो है मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर
तो मंत्रिमंडल जब लिखित रूप में सूचना देगा कि राष्ट्रीय आपात लागू किया जाए, उसके बाद ही राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात को लागू करेंगे। अब जानते हैं और प्रश्न क्या निकलता है कि जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है उसका अनुमोदन संसद द्वारा कितने समय में हो जाना आवश्यक है। तो जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के अंदर जो अनुमोदन हो जाना अति आवश्यक है, अन्यथा जो राष्ट्रीय आपात जो है प्रभावहीन हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है वो प्रभावहीन हो जाएगी। इस तरीके से संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन एक महीने के अंदर होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर ये पूछ देता है कि जो संसद अनुमोदन करेगी वो साधारण बहुमत से करेगी या विशेष बहुमत से। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, अपने 2/3 बहुमत से जो संकल्प है उसको अनुमोदित करेंगे, उसको स्वीकृति देंगे। उसके बाद जो है राष्ट्रीय आपात 6 महीने तक प्रभावी बना रहेगा। तो कभी कभार ये आ जाता है कि संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जो राष्ट्रीय आपात है कितने समय तक प्रभावी रहेगा, तो 6 महीने तक। तो ये भी सवाल हो गया। सवाल आ जाता है कि संसद द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद जो राष्ट्रीय आपात है वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा, तो 6 महीने तक। अब 6 महीने के बाद पुनः इसी तरीके का संकल्प पारित करके 6 महीने के समय को अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय आपात है अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये बात जानी। अब बात जानते हैं कि जो इसको वापस लेने की क्या शक्ति है, राष्ट्रीय आपात को वापस किस आधार पर लिया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपात वापस लेने के लिए जो लोकसभा है अपने साधारण बहुमत द्वारा अगर संकल्प पारित कर देती है, लोकसभा साधारण बहुमत से अगर संकल्प पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति महोदय जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस ले लेते हैं। इसी तरीके से इसके अतिरिक्त अगर संसद लोकसभा के 1/10 सदस्य जब विधानसभा का जब लोकसभा का सत्र चल रहा होगा, लोकसभा जब सत्र में हो तो लोकसभा के 1/10 सदस्य इस बात की लिखित सूचना दें किसको, अध्यक्ष, लोकसभा जो अध्यक्ष, उन्हें कब, जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो उस समय, या लोकसभा जब सत्र में हो तब। अगर जब लोकसभा सत्र में नहीं है उस समय 1/10 सदस्य राष्ट्रपति महोदय को लिखित सूचना दें। तो उस आधार पर जो है राष्ट्रपति महोदय 14 दिन के अंदर बैठक आहूत करेंगे और उसके बाद जो है राष्ट्रीय आपात को वापस लिया जा सकता है। इस तरीके से वापस लेने के संबंध में भी हमने जाना और जो अनुमोदन है उसके संबंध में भी जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356। यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन्हें भी बनाने की कोशिश करते हैं।
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति शासन जो है उसकी घोषणा जो है उसका अनुमोदन, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है उसका अनुमोदन संसद में कितने दिन में होना आवश्यक है? तो जो घोषणा का अनुमोदन जो है 2 महीने की अवधि में संसद द्वारा होना अति आवश्यक है। तो जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा है उसका अनुमोदन जो है 2 महीने में संसद के दोनों सदनों द्वारा होना अति आवश्यक है। और दोनों सदनों में पिछले उसमें हमने पढ़ा कि 2/3 बहुमत के साथ होना चाहिए था राष्ट्रीय आपात में, लेकिन राष्ट्रपति शासन के हालात में संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से, कैसे साधारण बहुमत से, तो यहाँ पर साधारण बहुमत से ही जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन दोनों सदन करते हैं, बस राष्ट्रपति शासन प्रभावी हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस बात को जाना। अब ये जो राष्ट्रपति शासन है कब तक प्रभावी रहेगा, यह भी प्रश्न हो गया। तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुमोदित होने के बाद 6 माह तक प्रभावी रहेगा और 6 माह के बाद पुनः संकल्प पारित करके 6 महीने के लिए पुनः बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से इसकी जो अधिकतम अवधि है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ उसके तहत जो राष्ट्रपति शासन लगने की अधिकतम अवधि है 3 वर्ष है, 3 वर्ष कर दी गई। किस आधार पर? यह जो 3 वर्ष है वो राष्ट्रपति महोदय जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद ये जानकारी हासिल करें कि किसी राज्य विशेष में चुनाव कराए जाने के हालात हैं या नहीं। अगर किसी राज्य विशेष में चुनाव कराए जाने के हालात नहीं है तो वहां पर इस अवधि को बढ़ाकर निर्वाचन आयोग के परामर्श के उपरांत 3 वर्ष तक किया जा सकता है। तो यह व्यवस्था कब की गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। तो अब वर्तमान में जो स्थिति है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है जो वो 3 वर्ष है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इस बात को जाना। आप जानते हैं जो राष्ट्रपति शासन के लिए एक जो मनमानी होती थी, जो केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार होती थी, राज्यों में किसी दूसरे दल की सरकार होती है, अक्सर चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जो केंद्र है वो मनमानी करता है, तो उसके मनमानी पूर्ण आचरण पर रोक लगने के लिए एसआर मुंबई बनाम भारत संघ, इन्होंने जो एक राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्वलोकन जो बाद है उसको दायर किया। तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्वलोकन बाद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय
खंडपीठ ने जो है निर्णय दिया, तो उस आधार पर कुछ मापदंड जो है निर्धारित किए गए। तो अब उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन को लागू करेगी। तो इससे राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो केंद्र सरकार का मनमाना रवैया था उस पर रोक लग गई। किस बात के तहत? SR मुंबई बनाम भारत संघवाद के आधार पर। इस बात को भी हमने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 360 की। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपात, तो सवाल अक्सर ऊपर से यही पूछता है कि वित्तीय आपात किससे संबंधित है। तो अगर अनुच्छेद देता है तो हमेशा याद रखिए अनुच्छेद 360 से जो वित्तीय आपात संबंधित है। अब पूछ देता है कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, तब भी वित्तीय घुमा घुमा के पूछ रहा है, तब इस हिसाब से ये हो गया। अब पूछता है इसी संदर्भ में आ जाइए कि वित्तीय आपात की जो घोषणा है वो कौन करता है। तो वित्तीय आपात की घोषणा है वो भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वित्तीय आपात की घोषणा है वो भी राष्ट्रपति महोदय कब करते हैं? जब जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की सूचना के आधार पर या मंत्रिमंडल के परामर्श से। तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति महोदय जो मंत्रिमंडल है उसकी सूचना के आधार पर या उसके परामर्श के आधार पर करते। तो यहाँ पर पीछे पढ़ा हमने कि जो सूचना है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में लिखित रूप में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सूचना है वो केवल मौखिक आधार पर। कैसी? मौखिक आधार पर। यह भी प्रश्न हो गया आपका। तो मौखिक आधार पर मंत्रिमंडल अगर राष्ट्रपति महोदय को वित्तीय आपात की घोषणा करने का आदेश देता है तो उस आधार पर राष्ट्रपति महोदय जो है वित्तीय आपात को भारत में लागू कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब वित्तीय आपात जो है इसका वित्तीय आपात की घोषणा का अनुमोदन, तो घोषणा का अनुमोदन इसको भी जान लीजिए। तो इस की घोषणा का अनुमोदन जो है संसद द्वारा 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 महीने के अंदर वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा नहीं किया जाता, संसद से आता संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर नहीं कर पाती है तो वित्तीय आपात की जो घोषणा है वो समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से 2 महीने के अंतर्गत जो वित्तीय आपात की घोषणा का अनुमोदन संसद की दोनों सदनों द्वारा होना चाहिए। दोनों सदनों द्वारा, यहाँ पर ये पूछे कैसे बहुमत से, तो ये साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत द्वारा ही अनुमोदन होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये भी जाना। अब ये जो साधारण बहुमत से अनुमोदन एक बार हो जाता है, एक बार अनुमोदन हो जाने के बाद ये अनिश्चित काल तक चलता है। एक बार अनुमोदन होने के बाद जो वित्तीय आपात है वो अनिश्चित काल तक बना रहता है। इसके लिए जो बार बार 6 महीने की जो प्रक्रिया होती है संकल्प पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आइए जानते हैं अनुच्छेद 353 और 354 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 353 और 54 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रभाव, तो इसकी घोषणा का प्रभाव क्या होता है? आइए अनुच्छेद 353 के अंतर्गत जो संघ
कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के अंतर्गत जो संघ की कार्यपालिका क्षेत्र का विस्तार है, इसके अंतर्गत जो उसकी शक्ति है, तो इस शक्ति के तहत वो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करें, इस बात का दिशा निर्देश जो है संघ उनको दे सकता है। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 353 के अंतर्गत इस बात को जाना कि किस रीति से जो है राज्य के विधानमंडल अपनी शक्ति का प्रयोग करें। इस बात का जो दिशा निर्देशन है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति देगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 354 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के प्रभाव के अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ पर जो है राजस्व वितरण के उपबंधों का लागू होना। तो राजस्व वितरण के उपबंध जो हैं जो किस प्रकार लागू होंगे, तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 354 के अंतर्गत किया गया कब, राष्ट्रीय आपात के समय। तो इस तरीके से जब संघ के संदर्भ में जो है संसद जो राष्ट्रपति महोदय हैं भारत सरकार की संचित निधि से जो व्यय के लिए धनराशि निकालेंगे और राज्यों के लिए जो क्या उपबंध किए जाएंगे, अनुच्छेद 268 और 279 के तहत जो है प्रावधान है, उनके तहत ये राजस्व वितरण संबंधी प्रावधानों को अनुच्छेद 354 के तहत लागू करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस बात को जाना। अब इसी के साथ अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 को भी जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 358 और 359 ये भी राष्ट्रीय आपात के प्रभावों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो घोषणा का प्रभाव राष्ट्रीय आपात की है तो इसके अंतर्गत भी आ जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है किन परिस्थितियों में, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह नहीं आएगा। तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार आते हैं वो स्वतः निरस्त हो जाते हैं। स्वतः निरस्त हो जाते हैं क्या, मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार के मौलिक अभिव्यक्ति पिछले क्लास में हम पढ़े, तो वो स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में, ना कि जो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अब यहाँ पर यही बात यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत जो युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो जब आपातकाल लागू होता है तो किसी आधार पर, चाहे युद्ध स्थिति हो, चाहे बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, तो यहाँ पर जो भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं वो निरस्त कर दिए जाते हैं। केवल 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो 20 के अंतर्गत और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं, इससे 20 के अंतर्गत दोष सिद्ध से संरक्षण और 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जो उनको छोड़कर जो संविधान के भाग 3 में जितने भी वो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। किस स्थिति में, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। तो इन महत्वपूर्ण बातों को हमने यहाँ से जाना। अब आइए जानते हैं जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिए जाते हैं उन्हें भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार भारत में लगा, तो 3 बार।
ये भी सवाल बन जाता है कि अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है, तो 3 बार हो चुकी है। तो कब कब हुई उन्हें भी जानते हैं। जो प्रथम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई वो 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय। और जो दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई वो 1971 में भारत पाक। और जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में हुई। ये आंतरिक अशांति के कारण अब इन्हें भी जानते हैं। यहाँ पर पूछ देता है कि जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय जो घोषणा लागू हुई, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री, इधर प्रधानमंत्री ले लीजिए आप, इधर राष्ट्रपति ले लीजिए, तो इधर प्रधानमंत्री जब प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई उस समय, मतलब कहने का मतलब ये 1962 में जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू थे और प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इस तरीके से हमने इस बात को जाना। कभी कभार ये पूछ देता है जब द्वितीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई, द्वितीय राष्ट्रीय आपात की घोषणा में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। प्रेसिडेंट कौन थे? बीबी गिरी थे। इस बात को भी हमने जाना। इसी तरीके से जब आंतरिक अशांति के कारण जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई 1975 में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और प्रेसिडेंट जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इस समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई, जिस तरीके से आपातकाल की उद्घोषणा के समय जो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना राष्ट्रपति महोदय को दी जाती है, तो इंदिरा गांधी ने ये कार्य न करके सीधा मौखिक रूप से फखरुद्दीन अली अहमद से जो राष्ट्रीय आपात को लागू करने की सूचना दे दी, मौखिक रूप से ही। और फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के कारण जो राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया। तो यहाँ पर एक अनोखी बात देखने को मिलती है, इस बात को भी समझ लेना अति आवश्यक है। इसी तरीके से आइए जानते हैं जो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ वह 10 जनवरी 1968 तक चला। तो कुल मिलाकर इसकी अवधि 5 वर्ष 2 माह और 14 दिन होती है। तो इस तरीके से इसी बीच जो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। तो ताशकंद ये पूर्व सोवियत संघ रूस में था और वर्तमान में जब सोवियत संघ का 1991 में जब विघटन हो गया और कई स्वतंत्र राष्ट्र बने, तो अब वर्तमान में उज्बेकिस्तान जो एक स्वतंत्र राष्ट्र है सोवियत संघ रूस के अंतर्गत, तो उसकी राजधानी जो है ताशकंद है। यहीं पर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। तो इस बात को भी हमने जाना
तो इस तरीके से जो आपात थे, आपात से संबंधित प्रमुख बिंदु थे, उनके विषय में जाना, वित्तीय आपात के भी बारे में जाना। वित्तीय आपात जो भारत में अभी कभी भी लागू ही नहीं हुआ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो